स्वागत है प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म हम सब ने देखा है, कक्षा 9-10 में देखा है, हमारी लैब में होता है साइंस की। प्रिज्म जो है प्रकाश का रिफ्रैक्शन किस प्रकार से कर रहा है, यहीं पे लास्ट में हम देखेंगे कि प्रिज्म का मुख्य काम क्या है, प्रकाश को अपनी आधार की ओर मोड़ना और प्रकाश सूर्य के प्रकाश में अगर रख दें, श्वेत प्रकाश जिसको कहते हैं वाइट लाइट, उसमें जो है जो 7 भिन्न भिन्न रंग हैं, उन भिन्न भिन्न रंगों के रूप में प्रिज्म जो है उन प्रकाश किरणों को अलग अलग करता है। इसको बोलते हैं परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं, वाइट लाइट का डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण और परिक्षेपण। ये लास्ट में 2-3 मिनट के इस पर हम देखेंगे थोड़ा सा। तो मेनली हमारा लेक्चर आज इस पे होना है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में लैब में हम इससे संबंधित एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पे हमको आई और डेल्टा के बीच ग्राफ खींचना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो साइड में लिखी गई हैं। डायग्राम हम ऊपर देख रहे हैं, 2 डायग्राम बनाए हैं, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रिज्म, कि प्रिज्म क्या है, व्हाट इज़ प्रिज्म। तो प्रिज्म को हम कहेंगे, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम जैसे हमारे पास कांच होता है, ठीक, ग्लास। समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 अपवर्तक या 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, यहाँ और यहाँ, इस प्रकार से। इन समतल पृष्ठों को या झुके हुए पृष्ठों को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। जैसे यहाँ पे हैं अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तथा इनके बीच के कोण को, जो एंगल बन रहा है 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच, इनके बीच के कोण को बोलते हैं प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या सीधा प्रिज्म का कोण भी इसको कहा जाता है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। क्लियर, ये प्रिज्म है। अच्छा, अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को, अभी अपवर्तक पृष्ठ हैं, इनके परपेंडिकुलर अगर किसी प्लेन द्वारा हम इसको काटेंगे तो ये हमको इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो इस प्रकार से दिखता है, ट्रायंगुलर टाइप में। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। मुख्य परिच्छेद या प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ये क्लियर। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा है प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, कोण ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। ट्रायंगल ए बी सी मुख्य परिच्छेद है, तो इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी व ए सी, ए बी और ए सी, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। अगर यहाँ इन पे हमको प्रकाश किरण डालनी है, ठीक, क्लियर हो गया। तो इन ए बी और ए सी पृष्ठों के बीच जो एंगल बना कोण ए, वो कहलाता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। क्लियर, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ये तो इतना हमने देखा है। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म माना y में रखा है, माना प्रिज्म के पदार्थ का y के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, म्यू या n, ठीक। प्रिज्म के पदार्थ का y के सापेक्ष अपवर्तनांक है म्यू अथवा n, स्मॉल n, जो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, प्रिज्म के जो है कोई एक रंग की प्रकाश डाली, माना मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग का प्रकाश, एक वर्ण वाला प्रकाश, जिसमें खाली हरा है या खाली बैंगनी है, 7 रंगों में से एक रंग। तो एक रंग का हमने प्रकाश की कोई किरण डाली अपवर्तक पृष्ठ ए बी पे। तो देखिए किस प्रकार से अपवर्तन हो रहा है। थोड़ा मैं इसको फिगर को आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रकाश की किरण P से Q की अपवर्तक पृष्ठ के ए बी के बिंदु Q पर क्या होगी, टकराएगी। तो बिंदु Q क्या हो गया, पहले पृष्ठ का आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पे हमने ये अभिलंब खींचा, नॉर्मल Q से जाने वाला। तो ये अभिलंब क्या है, ई एन या क्यू एन, ये नॉर्मल हो गया ए बी के, ठीक, लिखा भी है ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना वो हो गया कोण आई, आपतन कोण हो गया। अब देखिए प्रकाश की किरण, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तब ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से सीधा आगे निकल जाती और इसको फॉलो करती। क्लियर, प्रिज्म नहीं होता क्योंकि प्रिज्म होने से दूसरा माध्यम आ गया है, दूसरा माध्यम आने से अपवर्तन हो गया है। तो अगर वो नहीं होता दूसरा माध्यम, तो प्रकाश की किरण अपने ओरिजिनल मार्ग पे इस प्रकार से आगे निकल जाती। ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे उसको प्रिज्म मिल गया, कांच मिल गया, जिसका अपवर्तनांक क्या है, वाई के सापेक्ष n है या म्यू है। तो वो क्या होगा, अब वो सघन है,
y के सापेक्ष कांच का क्या होता है, सघन होता है, ये हमको पता है। तब जो है ये यहाँ से अपवर्तन के नियमों के अनुसार क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो उसका ओरिजिनल पथ ये था, इस प्रकार से अभिलंब से बड़ा कोण बनना था, लेकिन अब वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो इस प्रकार नीचे आ गई। देखो अभिलंब की ओर मुड़ी, यहाँ एक ही माध्यम है तो सीधा सीधा उसी माध्यम में आगे बढ़ गई, उसी दिशा में प्रकाश किरण। क्लियर, उसी दिशा में आगे बढ़ गई। तो ये अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण, स्मॉल r से इसको दिखाया है। फिर वो प्रकाश की किरण जो QR है दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पे पहुंची प्रिज्म के AC पे, जहाँ पे कि आपतन बिंदु क्या है, R हमने ले लिया, और यहाँ से जब वो बाहर आती है तो फिर उसको मीडियम में अंतर मिलता है, ना डिफरेंट मीडियम मिलता है। बाहर यहाँ सघन हो गया, भीतर बाहर हो गया विरल माध्यम में आ रही। तो इस पहले हम इस R बिंदु पे या आपतन बिंदु पे, जो दूसरे पृष्ठ का आपतन बिंदु है R, उस पर अभिलंब खींचेंगे। तो वो अभिलंब माना क्या है, EM लिखा है, EM परपेंडिकुलर टू AC। तो ये आपतन बिंदु पे अभिलंब हो गया। अब ये किरण जो है, अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बना रही है, वो कहा हमने माना क्या है, R'। वो क्या है, माना R'। तो उस बिंदु के लिए वो आपतन कोण के समान हो गया, ठीक, R'। अगर यहाँ पे फिर ये y नहीं होता, दूसरा माध्यम नहीं होता, वही माध्यम होता, तो प्रकाश की किरण ने कैसे जाना था, सीधा अपने मार्ग में आगे निकल जाना था, सीधा पैरेलल, इस प्रकार से। क्लियर। लेकिन चूंकि अभिलंब मिल गया है और सघन से विरल में आ रही है, तो पहले प्रकाश का पथ इस प्रकार से होना था, सीधा आगे, और ये अभिलंब था, तो क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। सघन से विरल में आ रही तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो इसलिए वो आधार की ओर झुक जाती है और पथ RS को फॉलो करती है, तो ये फाइनल पथ हो गया। इस प्रकार कोई प्रकाश की किरण, एक वर्णीय प्रकाश की किरण PQRS इस प्रकार से पथ को फॉलो करते हुए प्रिज्म से अपवर्तित होती है। ये क्लियर, ये हो गया अपवर्तन की घटना प्रिज्म में। यहाँ पे लिखा गया है, देखो, तो पृष्ठ AB पर, इस पृष्ठ पे जो हम कहेंगे आपतन कोण क्या है, कोण I, अपवर्तन कोण R हो गया। पृष्ठ AC पर आपतन कोण क्या हो गया, R', और यहाँ पे निर्गमन कोण क्या हो गया, I'। तो निर्गमन कोण कुछ नया नहीं है वो अपवर्तन ही हो रहा है, तो अपवर्तन कोण भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन दो अपवर्तन कोण आने से उसमें जो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं निर्गमन कोण। क्लियर, आपतन कोण, ये निर्गमन कोण R', I'। फिर से देखिए, आपतित किरण कहेंगे तो PQ, आपतित किरण हो गई PQ, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण QR, और निर्गमित किरण या निर्गत किरण जिसको कहेंगे वो हो गई RS। तो RS निर्गत किरण इस प्रकार से हो गई। तो इसी प्रकार से हमने ये कोण भी कहे, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण R', और निर्गमन कोण या अपवर्तन कोण I', ये दूसरे पृष्ठ के लिए होगा। ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो प्रकाश का ओरिजिनल पथ था PQ, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो प्रकाश का फाइनल पथ है RS, इसको पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने पे ये दो किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ा रहे हम। पीछे बढ़ाएंगे तो ये दो किरणें बिंदु D पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिंदु D पर एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात यहाँ पे एक कोण बना जिसको हमने कहा डेल्टा। कैसे दिखाया, डेल्टा से। तब आपतित किरण PQ तथा निर्गत किरण RS के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसको हम डेल्टा से कहते हैं। ये हो गया हमारा विचलन कोण, कि प्रकाश में फाइनली प्रिज्म से गुजरने के बाद कितना उसके पथ में विचलन आया, तो एंगल के रूप में नापा डेल्टा, ये विचलन कोण हो गया। इसी में एक चीज़ और है, अगर हम कहें कि पहले पृष्ठ पर प्रकाश का विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, पहले पृष्ठ पर प्रकाश का विचलन ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, पहले पृष्ठ पे ओरिजिनल पथ ये है ना, और फाइनल पथ ये हो गया, तो ये कोण I है, ये पूरा कोण भी क्या होना है, I होना है, ये कोण भी क्या होना है, I होना है। तो विचलन कितना हो गया, I माइनस I', ये वाला विचलन हो गया। क्लियर। दूसरे पृष्ठ पे कहेंगे प्रकाश की किरण ने सीधा जाना था, प्रकाश की किरण ने सीधा जाना था, लेकिन फिर इस प्रकार से विचलन हो गया, तो इस दो के बीच का जो बना कोण है, यहाँ से अगर ये सीधा जाएगा तो I माइनस I', ये वाला कोण, ये विचलन हो गया। पहले पृष्ठ पे दूसरे पृष्ठ पे वो विचलन के कोण आ गए हैं। क्लियर, कि जो ओरिजिनल पथ था और फाइनल पथ था उनके बीच का एंगल क्या बना, ओरिजिनल पथ तो ये है I, तो ये पूरा कोण भी I होना था, अब फाइनल हुआ R, अभिलंब से जन्म, दोनों के बीच का अंतर I माइनस R। ये क्लियर हो गया, I माइनस R। ये इस प्रकार से हम कहेंगे पहले और दूसरे पृष्ठ पे विचलन। लेकिन जब प्रिज्म के लिए विचलन कोण की बात करते हैं कि प्रिज्म का विचलन कोण क्या है, तब वो विचलन कोण क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, फाइनल रे, निर्गत किरण के बीच बना कोण, उसको हम कहते हैं विचलन कोण, जैसे डेल्टा।
ये है प्रिज्म का प्रकाश द्वारा अपवर्तन, ये हमने उसका देख लिया। अब दूसरे चित्र में आते हैं। सबसे पहले दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमने विचलन कोण डेल्टा को ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे आपतन कोण आई को ड्रॉ किया है। अगर इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचें कि आपतन कोण आई, यहाँ सॉरी ये मिट गया, कि अगर हम आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा, आई और डेल्टा के बीच ग्राफ खींचें, तब वो ग्राफ किस प्रकार से आता है। तो यदि हम प्रिज्म पे भिन्न भिन्न कोणों पे प्रकाश डालें, अलग अलग एंगल पे प्रकाश डालें, ध्यान ये रखना कि 30 डिग्री से कम पे हमको जो है प्रकाश नहीं डालना है। तो प्रत्येक किरण के लिए विचलन का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। और ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ हमको मिलता है। इस ग्राफ से हमको एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, आई डेल्टा वक्र इसको कहा जाता है। इससे एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो एक विशेष कोण के लिए, केवल एक विशेष कोण एंगल आई के लिए विचलन कोण का मान क्या है, निम्नतम। उस विशेष आपतन कोण से कम कोण करेंगे तो विचलन का मान भी बढ़ेगा, या उस विशेष आपतन कोण से बड़े कोण हम बनाएंगे तब भी जो है विचलन का मान बढ़ जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये क्या है कि प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण आई के लिए अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन शो करता है, जिसको हमने डेल्टा एम से डिनोट किया है। डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन उसको शो कर रहे हैं। क्लियर। तो ये प्रिज्म की क्वालिटी है, ये उस प्रिज्म का गुण है किसी भी प्रिज्म का, कि प्रिज्म जो है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि प्रिज्म एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक विशेष आपतन कोण आई के लिए अल्पतम विचलन डेल्टा एम उत्पन्न करता है। अर्थात डेल्टा एम के लिए आई की दो वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमको क्लियर करना है। हो गया, ये प्रिज्म का गुण है। अगर जब हमने ग्राफ खींचा आई और डेल्टा के बीच भिन्न भिन्न आई के मान रखे, डेल्टा के जो अलग अलग मान आए उनके बीच ग्राफ खींचा तो हमको ऐसे मिला, तब हमने इससे निष्कर्ष निकाला कि एक विशेष कोण आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है, कम से कम डेविएशन हो रहा है इन प्रकाश किरणों में, तो वो प्रिज्म का गुण है। तब हमको इस प्रकार से एक नियम मिल गया कि एक विशेष और आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। ये क्लियर। अब देखिए आगे कि अल्पतम विचलन कोण को हमने डेल्टा एम से दिखाया है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई तथा निर्गमन कोण आर बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखो कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, ये अभी मैं लिखाऊंगा बाद में, अभी थोड़ा आप समझ लें पहले कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण आई बराबर होगा निर्गमन कोण आई डैश। ये होता है जब अल्पतम विचलन कोण होता है तब आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब ये कहेंगे सिद्ध कैसे करेंगे हम, ये तो हमने कह दिया है, हमको सिर्फ याद कुछ नहीं करना है, इसमें हमको खाली ये फिगर ध्यान रखना है कि फिगर कैसे उसका ड्रॉ होना है, वो भी अपवर्तन के नियमों से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लिख दी है उसके बारे में। दूसरा, ये ग्राफ हमको ध्यान में रखना और इसके लिए ग्राफ में प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी लिख देनी है कि एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा एम प्रिज्म बनाएगा, वो यूनिक है। ठीक, तब हम ये कह सकते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश होगा। अब ये कैसे सिद्ध करना है, तो देखो प्रकाश, यहाँ से आपने प्रकाश की किरण डाली, इस प्रकार से हो गया है ना, उस आई कोण के लिए हम कहते हैं ये अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है, डेल्टा बराबर क्या है, डेल्टा एम है माना, तो इसको ऐसे लिख दें, माना डेल्टा एम की स्थिति में प्रकाश का पथ क्या है, प्रकाश का पथ क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये डेल्टा एम की स्थिति माना, अल्पतम विचलन दिखा रहा माना इस समय। अब हमको पता है प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होगा तो इसका मतलब यदि हम प्रकाश किरण को यहाँ से डालेंगे तो इसी मार्ग को फॉलो करेगी, किसी और मार्ग से नहीं जाएगी, इसलिए प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। तो हमने क्या किया, वही किया, हमने यहाँ से प्रकाश की किरण डाली तो उसने ऐसे ही जाना है अपने गुण के आधार पर। तब आप देखिए कि डेल्टा एम यहाँ पे जो है आपतन कोण क्या हो गया, आई, यहाँ पे क्या हो गया, आपतन कोण क्या हो गया, आई। ठीक, पी क्यू आर एस में चूंकि लिख देंगे प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय
होता है। इसलिए अब पथ क्या हो गया, SRQP ये हो गया। और इसलिए अब आपतन कोण क्या हो गया, अब आपतन कोण बराबर क्या हो गया, I डैश। आप देख रहे हैं अगर प्रकाश की किरण को ऐसे हम रिवर्स कर दें तो आपतन कोण इस समय क्या आएगा, I डैश आ गया। अब आपतन कोण है I डैश, और ये देखो ये प्रकाश का पथ हमने एक केस में लिया था, डेल्टा एम केस में, अल्पतम विचलन के लिए, ठीक। तो इसलिए जो है दो कोणों के लिए अल्पतम विचलन हो रहा है, लेकिन केवल और केवल एक विशेष कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, ठीक है। अब लिखना है, चूंकि जो है प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, विचलन डेल्टा एम उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि डेल्टा एम एक ही होना है भाई। अब ये कह रहा है जब आई है कोण आपतन कोण तब भी विचलन डेल्टा एम है, हमने प्रकाश का पथ उत्क्रमणी कर दिया उसी मार्ग से जाएगा तब भी वो डेल्टा एम है, और तब लेकिन कोण क्या हो गया, आपतन कोण I डैश हो गया। जब प्रकाश रिवर्सिबल कर दिया आपने लाइट रे को तब आपतन कोण I डैश हो गया, यानी दो कोण हमको आपतन के मिल गए I और I डैश, जो कि एक ही विचलन डेल्टा एम दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है इस क्वालिटी के अनुसार। इसलिए क्योंकि ऐसा होता है इसलिए हम कहते हैं कि I बराबर I डैश। ये यहाँ पे ऐसे सिद्ध करना है, इसको प्रूव करने की बात आई तो ऐसे हमको इसको प्रूव कर सकते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो ये भी आप एक नियम के रूप में लिख सकते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि अल्पतम विचलन डेविएशन, ऐसे कर सकते हैं, अल्पतम विचलन जब डेल्टा में, अल्पतम विचलन की स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, कोण I बराबर कोण I डैश, या आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण, निर्गमन कोण। क्लियर, ये हमारा दूसरा नियम आ गया। इसको हम ऐसे याद रखना है, जब सिद्ध करने की बात आती है तब सिद्ध हम ऐसे कर सकते हैं। तो अल्पतम विचलन में क्या होता है, आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों बराबर होते हैं, I बराबर I डैश, सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे। ये क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लें प्लीज। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे वीडियो नहीं तो लंबा बन जा रहा है, ये नोट करके। नेक्स्ट आप देखिए कि अब जो है यहाँ पे हम स्नेल का नियम यूज करेंगे। एक तो हमको मिल गया I बराबर I डैश, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जब प्रिज्म अल्पतम विचलन में है तब I बराबर I डैश। अब हमने कहा अपवर्तनांक अगर म्यू है या n है तो बिंदु Q और R पे अपवर्तन का नियम लगाने पर, बिंदुओं Q व R पर स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल के नियम से दोनों बिंदुओं पे अपवर्तन हो रहे हैं ना, दो पृष्ठों पे दो बार अपवर्तन कर रहा प्रिज्म, दोनों पृष्ठों पे अपवर्तन हो रहा है, तो तब जो है स्नेल का हम नियम लगाएंगे कि n बराबर साइन I अपॉन साइन R, y का अपवर्तनांक 1, प्रिज्म का अपवर्तनांक n। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो, n बाहर लिखते हैं, इसका अपवर्तनांक n है, यहाँ y है, इसका अपवर्तनांक 1 है, y का नॉर्मली निर्वात y का हम क्या मानते हैं 1, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 1 इंटू साइन I बराबर n इंटू साइन R, 1 इंटू साइन I बराबर n इंटू साइन R, n इंटू साइन R, तो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R बराबर, दूसरे पे आओ, दूसरे पे n इंटू साइन R डैश बराबर 1 इंटू साइन I डैश। तो यहाँ पे फिर से क्या मिल गया हमको, साइन I डैश अपॉन साइन R डैश। तो n की वैल्यू, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक n है y के सापेक्ष। इस प्रकार से हमको स्नेल के नियम से ये चीज मिली है। अब इसमें देखिए आप, यदि I बराबर I डैश, यदि I बराबर I डैश, जो हमने कहा अल्पतम विचलन केस में I बराबर I डैश होगा, तो सीधा सीधा इसलिए क्या होगा, R बराबर R डैश।
समझ रहे हैं? अगर ये कोण आई बराबर आई डैश के आ गया तो आर बराबर क्या होगा, आर डैश हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो है अल्पतम विचलन में जो है ये होगा। और क्या होगा, देखो आर बराबर आर डैश हो गया, ये आई बराबर आई डैश था, तो ये पूरा कोण बराबर इस कोण के होगा। तब ये कोण बचा, ये क्या है, आई माइनस आर, ये एंगल क्या होगा, आई माइनस आर, और ये क्या होगा, आई डैश माइनस आर डैश। क्लियर? इस प्रकार से तब ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसलिए इसको हम कहते हैं कोण डी क्यू आर बराबर कोण डी आर क्यू, डी आर क्यू, ये कोण होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे अगर ऐसे हो गया। अगर आई अल्पतम विचलन में आई बराबर आई डैश हो जाएगा, आर बराबर आर डैश हो जाएगा, और ये जो शेष कोण है जो विचलन है दोनों पृष्ठों पे विचलन कोण वो भी बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अर्थात जो है, अब इसमें एक कंडीशन देखिए, हमने कहीं पढ़ा होगा, अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, आधार के कोण ये दोनों बराबर हैं, एक इस प्रकार से लाइन है, ये कोण भी यहाँ पे आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हैं आप कि वो दोनों कोण और ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तब भीतर अपवर्तित किरण का पथ क्या होगा, प्रिज्म के आधार के समान होगा। यदि प्रिज्म के आधार के कोण बराबर होते हैं बी और सी, यदि बी और सी, तो लिखेंगे यदि कोण बी बराबर कोण सी, अगर कोई प्रिज्म ऐसा है जिसमें उसके आधार के कोण बराबर हैं, तब प्रिज्म के भीतर क्यू आर का पथ क्या होगा, बी सी के समांतर होगा। तब जो है क्यू आर पैरेलल टू बी सी, क्यू आर पैरेलल टू बी सी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण होती है वो आधार के समांतर होती है। वो कब होती है, वो अल्पतम विचलन की स्थिति में होती है, क्योंकि अल्पतम विचलन में आई बराबर आई डैश होता है, ये होता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, और ये दोनों कोण बराबर में, देखो ये कोण हमको, ये वाला कोण क्या होगा, मैंने क्या लिखा, डी क्यू आर लिखा, ए क्यू आर करो, इससे तो आएगा नहीं ना, ये भी बराबर है वैसे, ये भी क्या है, बराबर है। एक मिनट, लेकिन हमको कोण कौन सा चाहिए, हमको कोण चाहिए दूसरा वाला। अगर जो है ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है आपस, तब हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल हो जाएगा ना। ये देखो, ये है क्यू, ये आर, उसका ही बना रहा हूँ, ये है बी सी, कोण बी बराबर कोण सी है अगर, और कोण क्यू बराबर कोण आर है, इसलिए क्या होगा, क्यू आर पैरेलल बी सी, ये होता है। ये ज्योमेट्री, हाई स्कूल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, तो उनके ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण। या यदि दो जो है संगत कोण बराबर हैं तो उनके जो है, इसका मतलब क्या है, वो आपस में पैरेलल हैं। संगत कोण बराबर है तो आपस में क्या है, इसका मतलब पैरेलल होंगी। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये देखना है, ये वाला कोण चाहिए हमको, ए क्यू और आर, ये तो मैंने विचलन कोण लिख देना इस पृष्ठ पे। सिंपल देखो आप, आर बराबर आर डैश हो गया, क्लियर। अब ए क्यू आर और ए आर क्यू, बड़ा वाला कोण सीधा सीधा ये पैरेलल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कोण ए क्यू आर बराबर कोण, वो कोण भी है बराबर, लेकिन उससे हमारा निकलेगा नहीं, ए क्यू आर और ए आर क्यू, ए आर क्यू, ए क्यू आर तथा ए आर क्यू, ये कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तब जो है विचलन, प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण होगी वो क्या होगी, आधार के समांतर, वो क्या हो जाएगी, आधार के समांतर हो जाएगी, पैरेलल बनेगी। वैसे भी देखें ना, ये कोण कॉमन है इसमें दोनों में, ये कोण ए कोण बराबर ए, दोनों ट्राइंगल में, इन छोटे और इस बड़े ट्राइंगल में, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण वैसे भी निकल रहा हो, ठीक, समरूप भी होना उसको, तो वो पैरेलल भी बन गया वहाँ पे प्रिज्म के आधार के। अतः ठीक, ये इतना आप याद रखिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो अल्पतम विचलन होगा वहाँ पे जो अपवर्तित किरण क्यू आर होगी, क्यू आर पैरेलल बी सी, ये कंक्लूजन निकला है। ठीक हो गया। अब इसको हमने लिखना है, या आप नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लें प्लीज़। ये सिर्फ थ्योरी हो रही है, अभी प्रैक्टिकली कहाँ से होना है, मैथमेटिकली वो इसके बाद आना है। ये मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें।
तब हम इसमें लिख सकते हैं एक विशेष कंडीशन कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, डेल्टा एम की स्थिति में, कि प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसलिए प्रिज्म के अल्पतम विचलन डेल्टा एम की स्थिति में क्या क्या होता है? प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? आपतन कोण आई और निर्गमन कोण बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आई डैश, मैं सीधा ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैथमेटिकली। दूसरा हमारे पास दूसरा कंक्लूजन क्या आया कि प्रिज्म के भीतर ये दोनों पृष्ठों पे जो विचलन कोण है, कोण आई माइनस आर, ये बराबर होगा कोण आई डैश माइनस आर डैश के, ये भी बराबर होता है। ठीक है, दोनों पृष्ठों पे जो विचलन कोण है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीसरा है कि प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। ये कब होगा? जब आधार के दोनों कोण बराबर हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अल्पतम विचलन में ये तो होना ही होना है, किसने होना ही होना है। तीसरी कंडीशन एक और आती है कि क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी। कब इसमें कंडीशन लगती है? यदि कोण B बराबर कोण C, अगर कोण B बराबर कोण C नहीं है तो तब ये पैरेलल नहीं होगा, ये आपको क्लियर रखना है। अल्पतम विचलन चाहे होगा, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक, तो ये तीन कंडीशन हमारी प्रिज्म के अल्पतम विचलन के लिए बनती है, ये आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, इसको आप नोट कर लें प्लीज। किन कोणों की सहायता से प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? अगर हमको ये एंगल पता है, ठीक, प्रिज्म के फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये हमारा एक प्रैक्टिकल के बेस पे एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शुरुआती ये ग्राफ और दूसरा ये कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज डी क्यू आर, कहाँ देखेंगे? त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में कोण डेल्टा वाला जो कोण है वो क्या है? बहिष्कोण है, और उसका योग इन दोनों के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो इसलिए देखते हैं त्रिभुज डी क्यू आर में, थ्योरम लिखी नहीं जाएगी, वो आपने समझना है हाई स्कूल के हिसाब से, कि बहिष्कोण का योग अंतःकोणों के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू। तो डेल्टा बराबर डी क्यू आर कितना हो गया? आई माइनस आई डैश, आई माइनस आर पहला, सॉरी, प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये विचलन जो डेविएशन है। फाइनल डेविएशन क्या है? फाइनल डेविएशन क्या होगा? पहले पृष्ठ पे कितना विचलन हुआ, दूसरे पृष्ठ पे कितना विचलन हुआ, दोनों का फाइनल, दोनों का ऐड। ये यहाँ से भी निकल रहा है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि सिद्ध करो कि जो प्रिज्म में अंतिम विचलन होता है दोनों पृष्ठों पे विचलन का योग होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, ये पहले पृष्ठ पे विचलन, दूसरे पृष्ठ पे विचलन। क्लियर? ये यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी में मैथमेटिकल घुमा फिरा के करना है टर्म्स को, आपको मेन यहाँ पे पहुँचना है बस। और इसमें लग रही प्रमेय कि त्रिभुज के बहिष्कोण का योग दूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आई प्लस आई डैश, अब माइनस आ जाएगा आर प्लस आर डैश। क्लियर? आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये हमारा डेल्टा आ गया है। तो दोनों पृष्ठों पर विचलन वाला तो ये है सिद्ध यहाँ करने के लिए, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला, इसको इक्वेशन 1 माना। आप देखो चतुर्भुज ए क्यू ई और आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, देखो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, इस वाले चतुर्भुज में ए क्यू ई आर, ये देख रहे हैं आप, ये वाला चतुर्भुज, इसमें देखो ये एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि क्या है? अभिलंब है ना वो, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 90 होगा ना। ये यहाँ से यहाँ क्या होगा? 90, यहाँ से यहाँ 90, 90 90 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना है। तो इसका मतलब ए और ई का एंगल योग कितना होना है? 180।
क्लियर हो गया? इसका मतलब ए और ई का योग 180 होना है। चतुर्भुज इतने में कोण ए क्यू ई बराबर कोण ए आर ई बराबर कितने हैं? 90 डिग्री। इसलिए कोण ए बी ए, कोण ए बोल सकते हैं सीधा सीधा, कोण ए प्लस कोण ई एक ही चीज है, कोण ए प्लस कोण ई, ये बराबर कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हो गए 360 होता है, तो ये दोनों तो 90-90 बन गई, 180 तो यही हो गया, बाकी शेष दो बचे वो 180 उनका सम हो गया। तो a प्लस ई बराबर 180। अब त्रिभुज जो है क्यू ई आर लो, त्रिभुज क्यू ई आर, ये नीचे वाले त्रिभुज में देखो, क्योंकि त्रिभुज क्यू ई आर या ई क्यू आर जो भी आप कहें, क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में कोण आर प्लस आर डैश प्लस ई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, इसका मान कितना होगा? 180। ये भी 180 देखो सही है। ये त्रिभुज 1 2 3 तीनों अंतःकोणों के कितना होता है? 180 होता है। तो ये इस प्रकार से 180 आ गया है। आर और आर डैश का मान यहाँ से क्या रख देंगे? समीकरण 1 में रखो। आर और अच्छा पहले इन दोनों समीकरणों से देखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखो, ये ई है, ये तो हो गया, ये 180 है, ये इतना बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर डैश बराबर ए। ये हमारा एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया कि प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण आर और आर डैश दोनों पृष्ठों पे जो क्रमशः अपवर्तन और आपतन कोण है उसके बराबर होता है, आर और आर डैश के बराबर। अब ये समीकरण 1 में रख दो, आर और आर डैश की वैल्यू आ गई ना ए, तो समीकरण 1 में समीकरण 4 व 1 से, कुछ नहीं है, समीकरणों का खेल है, ऊपर नीचे, आर प्लस आर डैश की जगह मैं 1 रख दूं तो डेल्टा बराबर क्या आ गया? इसको फिर नया एक कंक्लूजन आया, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश की जगह ए। ये कंक्लूजन आ गया हमारा एक, कि जो प्रिज्म का विचलन है, ये विचलन की बात कर रहे हैं अभी, हाँ, कि जो प्रिज्म का विचलन है वो प्रिज्म के जो है आपतन कोण निर्गत कोण के योग तथा उसमें से प्रिज्म का कोण घटा देंगे तो विचलन मिलेगा। ये क्लियर। अब कंडीशन आती है कि यदि प्रिज्म में अल्पतम विचलन हो, क्या हो? अल्पतम विचलन हो। तो देखो, यदि प्रिज्म में अल्पतम विचलन हो तब क्या होगा? डेल्टा बराबर डेल्टा एम, और क्या होता है? आई बराबर आई डैश। क्लियर हो गया? डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश, और क्या होता है? आर बराबर आर डैश। ये हो गया आर बराबर आर डैश। तो यहाँ से आर और आर, 2r बराबर ए आ जाएगा, आर बराबर a/2 आ जाएगा। क्लियर? सीधा सीधा निकला। ये निष्कर्ष हमारे निकले हैं, इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण ठीक है, आर और आई निकालना है। समीकरण 4, समीकरण 5 इसको लिख दो। समीकरण 4 और 5 से ये मान समीकरण 4 व 5 में रखने पर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो r प्लस आर ये आ गया, 2r बराबर a, इसलिए r बराबर क्या आएगा? a/2। क्लियर? एक कंडीशन ये आई यहाँ से, और यहाँ से देखो डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, तो यहाँ से i निकालना है, i बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा m प्लस a, ये उधर जाएगा अपॉन 2। क्लियर हो गया? ये i और r हमने निकाल दिया। फाइनली हमको करना क्या था? हमको जो है प्रिज्म के लिए r और i की वैल्यू निकालनी थी, प्रिज्म के कोण और मिनिमम विचलन के लिए के टर्म्स में। तो i बराबर a प्लस डेल्टा m
अपॉन 2 और r बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्नेल का नियम लगाना है। अब सिंपल, तो जो हम इतने कैलकुलेशन कर रहे थे ये सिर्फ किस लिए है, I और R को हमने प्रिज्म के कोण और अल्पतम विचलन के रूप में लिखना। ये आप नोट कर लें। इसको पॉज करें, वीडियो को जूम करें और नोट करें फटाफट। अब आगे चलते हैं हम। तो देखो अपवर्तनांक का सूत्र, ये हेडिंग है, इसको तो नहीं मिटाते हैं। नेक्स्ट चलिए, हो गया ठीक। अब स्नेल का नियम लगाते हैं। अब स्नेल के नियम से, चूंकि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या था, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यानी हम n निकाल रहे हैं, n या म्यू जिसको आप बोलें, ये आपने निकाला है। तो I और R के मान रख दो, इसलिए n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन r a बाई 2। n बराबर आ गया, क्लियर। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 साइन a बाई 2। यह आता है, पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रिज्म का कोण और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m अगर ज्ञात कर लें तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये कांच का, उस कांच का अपवर्तनांक कितना है किसी विशेष रंग के किरण के लिए। ये क्लियर। ये था प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, न्यूमेरिकल आएगा, पूछा जाएगा। छोटा सा टॉपिक इसी में करना है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में है। ये भी प्रैक्टिकल में है और वो भी प्रैक्टिकल में आएगा, तो ये आप नोट कर लें। अब इसमें अगली हेडिंग हम लिखते हैं कि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, डेविएशन बाय ए, क्या है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, डेविएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। पहले केस में हमने निकाला था अपवर्तनांक प्रिज्म का, वो फॉर्मूला। अब पतला प्रिज्म है तो डेविएशन निकालना है। प्रिज्म पतला है तो इसका कोण क्या होगा, ए 5 डिग्री या इससे कम होगा। तो पहले लिखते हैं पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म हो तो कोण ए क्या होगा, लेस देन 5 डिग्री और इक्वल टू। यदि प्रिज्म पतला है तो डेफिनेशन यही है पतले प्रिज्म की, कि जो प्रिज्म का अपवर्तक कोण है ए, प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है ये ए, ये 5 डिग्री या उससे छोटा होगा, तब हम कहेंगे ये अपवर्तक प्रिज्म कैसा है, छोटा, सॉरी, प्रिज्म कैसा है, पतला है। और इस केस में अगर ए छोटा है, अपवर्तक कोण ही छोटा है, तो डेल्टा एम भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डेल्टा एम की वैल्यू ना आई और ए पे, तो डेल्टा एम भी क्या होगा, छोटा होगा, डेल्टा एम भी छोटा होगा, क्लियर। पतले प्रिज्म के लिए ये कंडीशन है कि कोण ए या अपवर्तक कोण है, ये प्रिज्म का कोण जिसे कहा जाता है, वो जो है 5 डिग्री या उससे छोटा होगा। अगर ये छोटा हो गया तो देखो क्या बनेगा हमारे पास था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब ए भी छोटा है, डेल्टा एम भी छोटा हो गया, तो कुल मिलाकर, और भागा 2 कर दिया, तो कुल मिलाकर ये जो अंदर की राशि है ये छोटी हो गई, तो साइन थीटा छोटा हो गया। साइन थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये अप्रोक्सीमेशन, इसलिए ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन होंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। और दूसरा हमारे पास था साइन ए बाई 2, तो ए छोटा है तो ए बाई 2 और भी छोटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, यदि थीटा छोटा है तो क्या होता है, थीटा होता है, साइन थीटा बराबर थीटा। यहाँ पे 4 लिख दो, चूँकि जो है साइन थीटा बराबर थीटा, यदि थीटा क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक। इस वाली प्रॉपर्टी से साइन थीटा बराबर थीटा, यदि थीटा बहुत छोटा, अरे साइन 0 अगर करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 0 आती है। तो जैसे थीटा छोटा होता है अप्रोक्सीमेट में, वैसे वैसे क्या होता है, वो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। क्लियर हो गया। ये वैल्यू सीधा पुट कर दो एन वाले फॉर्मूले में, इसलिए एन बराबर क्या आ जाएगा, तो देखते साइन था ये, तो ये वैल्यू हो गई ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, क्लियर।
ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, सीधा सीधा अगर वज्र गुणन करें तो देखो कैसे निकलेगा ये तो आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बराबर, ये यहाँ गुणा हो जाएगा a इंटू एन, हमको निकालना है डेल्टा m। डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, a n माइनस a, इसलिए डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ठीक, ये हो गया डेल्टा m बराबर, क्लियर, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए, अर्थात पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल और केवल प्रिज्म के कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर कर रहा है, वो आपतन कोण पे डिपेंड नहीं कर रहा है डेल्टा m। जब इससे पहले डेल्टा m आई और ए पे डिपेंड कर रहा था, तो इसका मतलब किसी भी कोण पे आप भेजो, तो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, ये आई पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर रहा है। यही निष्कर्ष वहां पे निकलता है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। ठीक, ये हमारा डेल्टा m निकाल दिया है। तो अल्पतम विचलन जो हमने निकालना था पतले प्रिज्म द्वारा, और ये आपतन कोण पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, क्लियर। तो ये हमारा आज का जो मेन लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा मैंने कहा था आपको इसमें विचलन और परिक्षेपण दिखाएंगे। विचलन डेल्टा m हम निकाल चुके हैं, परिक्षेपण क्या हुआ, या वर्ण विक्षेपण क्या हुआ, माने ये प्रिज्म है, यदि हम प्रिज्म पे प्रकाश डालें, ठीक है, ये कैसा है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, ठीक। तो ये क्या होता है, अंदर इसके भीतर जब गुजरती है, जब ये बाहर आती है 7 रंग बन जाते हैं, ठीक। ये 7 रंग क्या होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। 7 रंगों में इस प्रकार से बंट जाती है प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण। तो जब कभी श्वेत प्रकाश की किरण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है, श्वेत प्रकाश है ना सूरज का प्रकाश, तो सूरज की जो सनलाइट होती है वो श्वेत प्रकाश कहलाता है, और भिन्न भिन्न प्रकाशों का मिश्रण होता है। जब किसी प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रकार से डालते हैं तो भिन्न भिन्न रंगों की अनेक 7 किरणों में, 7 रंग से मिलकर बना है, तो अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण, परिक्षेपण, ये घटना, क्लियर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है ये प्रक्रिया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्लियर हो गया। अब इसका कारण क्या है, ये ऐसा होता है, ये तो घटना थी, 1 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया कि घटना बताइए वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की, तो आपने कहा ये इस प्रकार से, जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वो अपना अवयवी रंगों में 7 रंग के प्रकाश में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है उस कंडीशन में, ठीक। ये प्रिज्म जैसा कोई भी सब्सटेंस होता है तब भी होता है। अच्छा, कारण की बात करें तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्योंकि जो है किसी भी पदार्थ या मटेरियल मीडियम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। निर्वात में आप 7 रंग के प्रकाश को चाल देखेंगे सबकी बराबर होती है, यानी वॉयलेट, ग्रीन, इंडिगो, जितने भी 7 रंग आप अगर निर्वात से गुजारेंगे हम प्रकाश इन रंगों का, तो सबकी चाल क्या होगी, समान होगी। वो क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर किसी मटेरियल मीडियम से गुजारेंगे तो मटेरियल मीडियम में भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश के लिए चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि जो है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर क्या होता है, उसकी प्रकाश में चाल c/v, n बराबर c/v, क्लियर हो गया। तो पदार्थ एक था, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये उस पदार्थ में प्रकाश की चाल है। अब ये चाल ही भिन्न भिन्न, ये वाली चाल नीचे वाली जो v है, ये भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बैंगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कांच में अगर कांच की बात करें तो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी, लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम, VV वॉयलेट, ठीक है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कम, बैंगनी रंग नीचे आ गया, लाल रंग दूर तक गया।
लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसी कारण कांच का अपवर्तनांक भी, ये भी हम कह सकते हैं कि बैंगनी प्रकाश के लिए अधिक और लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक जो है NR लेस होगा NB। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, बैंगनी के लिए, और लाल के लिए कम। तो यानी घटता हुआ क्रम है अपवर्तनांक का। तो इस प्रकार से डेल्टा M अगर आप निकालेंगे N-1, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग के प्रकाश के विचलन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। जब आप डेल्टा M निकालेंगे ना बैंगनी के लिए, क्योंकि बैंगनी के लिए क्या है, ये ज़्यादा है, प्रिज्म सेम है अपवर्तक कोण A, तो जब बैंगनी के लिए निकालेंगे तब जो है विचलन बैंगनी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो ना, ये सबसे नीचे झुका है, तो ओरिजिनल मार्ग से सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा आएगा, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम आएगा। तो ये था हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण और विचलन। तो विचलन भी अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है, और वर्ण विक्षेपण की घटना इस प्रकार से हो गई। कारण क्या है उसका, कारण क्या है, ये है कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की जो है माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होता है, चाल अलग अलग होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमने कंक्लूड कर दिया, मेन टॉपिक और सब टॉपिक। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल से जुड़ें, आगे भी इस प्रकार के वीडियो आएंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच।